अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। ओके बच्चों, आप लोगों को पता है कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग ने आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग और प्रॉपर्टीज के बारे में। ये बेसिकली आप लोगों के प्रीवियस टॉपिक से ही रिलेट कर रहा है। इसके अंदर सब कुछ जो है वो प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है वो उन्होंने बताया हुआ है। मतलब कि आप लोग ये समझ लो कि प्रैक्टिकली उन्होंने समझाया हुआ है आप लोगों को कि किस तरह बॉन्डिंग जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह इनमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर रही हैं या फिर अपने आयंस के स्प्लिट अप हो रही है तो वो किस तरह हो रही हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, तो आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और आप लोगों को पता है जितना अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा किसी भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान, किसी भी कंपाउंड्स के दरमियान, तो उतनी ही जो उसके दरमियान फोर्सेस होंगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। जब फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो मॉलिक्यूल जो होगा वो ज़्यादा स्टिफ होगा। या फिर आप लोग इतना समझ लो, जितना मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के अंदर भी जितना उसके अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की इंट्रैक्शन या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेंगी तो उतना ही वो सॉलिड की तरफ जाता जाएगा। जितना वो मीडियम में आएगा तो वो लिक्विड की तरफ जाएगा, और जितनी उसके अंदर कम होगी तो वो गैसेस के अंदर आएगा। अब आप लोगों को पता है कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। यही रीजन है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपको हमेशा किस फॉर्म में नजर आते हैं, वो आपको हमेशा क्रिस्टल की फॉर्म में नजर आते हैं। क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो उनके अंदर बनता है। यही रीजन है कि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि ये क्यूब की फॉर्म में आ जाते हैं तो इनकी कोई एक स्पेसिफिक जो होती है वो नहीं होती। एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड्स उनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है यही रीजन है कि क्रिस्टल्स की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है। ये आपने डिफरेंस पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स के, उसके अंदर हमने देखा था कि वाई आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा क्यों होता है। अब जब वो क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में एक्ट करते हैं तो आप लोगों को पता है क्रिस्टल जो होता है इनका बना होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये सॉल्ट है आपके पास। सॉल्ट आप लोग देख लो किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, NaCl की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टल होता है। जब भी आप लोग इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, ये सॉलिड होता है, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जब भी आप लोग इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये क्या कर देगा, ये ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि ये ब्रिटल होता है। आप लोग इसे समझो कि स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर तब्दील हो जाता है, जैसे फोम की उसके पाउडर की फॉर्म में तब्दील हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो सारे अंदर पार्टिकल्स हैं वो NaCl के ही रहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी समझाया था वो ये था कि अब हमें पता है कि NaCl या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर्स। लेकिन ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी उस वक्त होते हैं जब ये मोल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये दो कंडीशंस जो होती हैं ये आती हैं आपके बुक के ऊपर ब्लॉक बना है, उसको भी आप लोगों ने पढ़ लेना है कि मोल्टन और एक्वस फॉर्म में हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं वो देते हैं, ये भी हम चीज कवर करते हैं। तो जब ये मोल्टन और एक्वस फॉर्म के अंदर होते हैं तभी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने रिएक्शन जो दिया हुआ है वो किस तरह होता है, यहाँ पे NaCl है और जब इसको वाटर के अंदर सोल्यूबल करते हैं ये डिसोसिएट होता है अपने आयंस के अंदर, ये स्प्लिट अप हो जाता है किसके अंदर, सोडियम और क्लोराइड के अंदर। ठीक है, जब ये रिएक्शन होता है H2O के साथ। अब किस तरह होता है रिएक्शन ये आप लोगों ने देखना है। आप लोगों को पता है ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है केमिस्ट्री का। यही चीज यहाँ पर होती है। यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम जो होता है वो दरमियान में आ जाता है और उसके इर्द गिर्द पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाले जो कंपाउंड होते हैं जो कि H2O के अंदर क्या है आपके पास O है, ये इसको हर तरह से घेर लेते हैं, इसकी हाइड्रेशन रहती है। सेम इस तरह क्लोरीन आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होता है तो आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले जो आपके पास हाइड्रोजन होते हैं H2O के अंदर वो इसको घेर लेते हैं, जिसकी वजह से क्लोरीन की भी हाइड्रेशन रहती है। तो ये हाइड्रेशन ऑफ NaCl जो होती है वो इस तरह टेक प्लेस करती है। अब अगर एक्वा सोल्यूशन की बात करें तो ये आपके पास थी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन किस तरह हो रही है, एक्वा सोल्यूशन की बात करें तब भी NaCl जो होती है वो डिसोसिएट कर जाती है अपने आयंस के अंदर। ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर चेंज हो जाएगी, जबकि AgNO3 जो होता है वो हमारे पास Ag प्लस NO3 नेगेटिव के अंदर चेंज हो जाता है। और जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है, इनको सम अप करके लिखते हैं तो आपके पास NaNO3 बनता है और आप लोगों के पास सिल्वर के जो आप लोगों के पास ये आपके पास सिल्वर क्लोराइड जो है इसके वाइट प्रॉपर्टीज बनते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ये किस तरह आप लोग पहचान सकते हो, आप लोग एक बीकर लेते हो तो आप उसके बाद रिएक्शन करते हो तो आप लोगों के पास ये जो बॉटम होता है ना इसके ऊपर आप लोगों को वाइट प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो नजर आना शुरू कर देते हैं, जो कि इस चीज का आप लोगों को एक सबूत देते हैं कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो गया और आप लोगों के पास AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड जो है वो बन गया है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बात करी थी किस चीज की कि ये आप लोगों के पास जो NaCl है जब भी ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन देता है, मतलब कि आप लोग इसे समझ लो कि अगर ये एक्वा स्टेट के अंदर होगा या मोटर स्टेट के अंदर होगा तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स देगा। अब ये चीज देखते हैं।
अगर तो बच्चों आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि अगर आप लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद आप लोग रिएक्शन करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो किस चीज की, मोल्टन सोडियम क्लोराइड की। मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो होता है वो किस तरह का होता है, वो आप समझ लो मेल्ट स्टेट के अंदर होता है। तो आप लोगों के पास जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सोडियम मेटल बनता है, और क्लोराइड जो होती है या क्लोरीन गैस जो होती है वो इलिमिनेट होती है मोल्टन NaCl की जब आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो। सेम इस तरह जब आप लोग एक्वस सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो सेम स्टेप्स के अंदर, तो आप लोग के पास प्रोडक्ट्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। जो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है NaOH, और आप लोगों के पास क्लोरीन गैस होती है वो इलिमिनेट होती है। ये जब गैस को इलिमिनेट करें तो ऊपर की तरफ एरो लगाते हैं कि गैस जो है वो निकली है बाहर। ये चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकलते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा आप लोगों को डायमंड और उसके बारे में बताया हुआ है, उसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट जाके पढ़ते हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों चीजें क्या हैं, ये किसकी फॉर्म है। ये बेसिकली कार्बन की फॉर्म है, इसको भी देखते हैं। उसके अलावा दूसरा जो उन्होंने टॉपिक डिस्कस किया हुआ है वो आपके पास यहाँ पर किया हुआ है कोवलेंट कंपाउंड्स का। तो आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा जो आप लोगों के पास पीरियड टेबल के अंदर एलिमेंट्स आप लोगों को नजर आते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो होती हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर नहीं आती, जो आप लोगों के पास आ रही हैं हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, इनको हम लोग इसके अंदर नहीं देखते। उसके अलावा ब्रोन की पूरी फैमिली, ब्रोन से लेकर आप लोगों के पास जितनी भी आती है उसके तक हाइड्रोजन्स तक, फ्लोरीन तक आप लोग समझ लो। उसके बाद जितने भी इस पूरे साइकिल के अंदर आप लोग पूरे आप लोगों के पास ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो आप लोगों के पास कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो बना रहे होते हैं। आप लोग ये समझ लो कि जो आप लोगों के पास राइट हैंड साइड के ऊपर सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं, वो आप लोगों के पास बना रहे होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स, और वो हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म के अंदर बनाते हैं। डायटोमिक का मतलब किस तरह आप लोग समझ लो, जैसे Cl2 है या फिर O2 है, F2 है, N2 है, ये सारे के सारे जो होते हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म के अंदर आप लोगों के पास बना रहे होते हैं। और आप लोगों को पता है कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं एज कंपेयर टू आप लोगों के पास जो NaCl है, या फिर आप लोगों के पास आयनिक कंपाउंड्स आते हैं, या फिर स्टार्ट ऑफ द पीरियड टेबल जो आप लोगों के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एलिमेंट्स आते हैं उनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं एज कंपेयर टू द राइट हैंड साइड ऑफ द एलिमेंट्स। यही रीजन है कि इनके दरमियान जो होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोग बात कर लो, यहाँ पर आप लोगों की उन्होंने यहाँ पे ब्रोमीन की एग्जांपल दी है। अब ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन है वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये सारी चीजें जो होती हैं कि डिपेंड करती हैं किस चीज के ऊपर, उनके फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के दरमियान। जितनी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती जाएंगी उतनी ही आप लोगों के पास जो होंगी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड होता है वो बनाते जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल ज्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी तो सॉलिड्स होंगे, कम होंगी तो लिक्विड्स होंगे, उससे कम होंगी तो आपके पास गैसेज होंगी। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो होंगी ये सारी फॉर्म्स जो होंगी वो डिपेंड करेंगी आप लोगों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। अब दूसरी चीज जो उन्होंने डिस्कस की है, उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो कार्बन की फॉर्म डिस्कस की है। सबसे पहले जो उन्होंने फॉर्म डिस्कस की है आप लोगों के पास वो की है कोल, देन ग्रेफाइट एंड देन डायमंड। दो तरह की चीजें जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। एक चीजें जो होती हैं वो अमोर्फस फॉर्म में होती हैं और दूसरी होती हैं क्रिस्टलाइन। आप लोगों ने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है अपनी बुक के ऊपर लिखना है, व्हाट आर अमोर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमोर्फस के अंदर क्या होता है, अमोर्फस जो चीज होती है बड़ी रफ फॉर्म में होती है, उसका कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, बड़ी ये आप लोग समझ लो कि उसका कोई एक स्पेसिफिक आप लोगों को फिनोमेना नजर नहीं आएगा, बड़ी स्टैगर्ड सी होती है। जब ये क्रिस्टलाइन जो उसके नाम से शो हो रहा है वो एक स्पेसिफिक क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। जो कोल आप लोगों के पास होती है ना बच्चों, वो कोल हमेशा कार्बन की ऐसी फॉर्म है जो अमोर्फस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है। जबकि जो आप लोगों के पास डायमंड और ग्रेफाइट होती है ना, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। मैं स्क्रीन के ऊपर डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी बता दूंगी, आप लोगों को देख नजर आ रहा होगा, देख लो ना आप लोग। तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। यही रीजन है कि ये ग्रेफाइट और डायमंड जो है वो हमारे पास ज्यादा गुड फॉर्म है कार्बन की एज कम्पेयर टू कोल। कोल को भी हम यूज करते हैं लेकिन ज्यादा हाइड्रोकार्बन के अंदर या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर कोल को यूज किया जाता है, लेकिन ग्रेफाइट और डायमंड जो है वो ज्यादा हैवी इंडस्ट्री मशीनरी के अंदर हम लोग को इसको यूज करते हैं, ये हमारे पास ज्यादा नायाब है। अब यहाँ पर कोल की बात करें तो उन्होंने कोल के बारे में आप लोगों को सब बता दिया है कि कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह होते हैं। कोल के अंदर भी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ग्रेफाइट के अंदर भी और इसके अंदर डायमंड के अंदर भी, सबके अंदर ये कार्बन की जितनी भी फॉर्म है उसके अंदर सेम तरह की कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। अब हम बात करते हैं आप लोगों की डायमंड की फॉर्म की। डायमंड की फॉर्म की अगर बच्चों बात करें तो डायमंड भी आपके पास किस तरह फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों जो आप लोगों ने याद करनी है कि डायमंड जो होता है वो हाईली रिजिड होता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को स्किन के ऊपर डायमंड का स्ट्रक्चर दिखाया, वो आप लोग देखो। डायमंड का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि ये इसके दरमियान जो लेयर्स हैं या फिर इसके दरमियान जो आप लोगों के पास इसके कार्बन के एटम्स हैं वो इस तरह अरेंज होते हैं कि ये रिजिड और हार्ड होता है।
ये इस हद तक हार्ड होता है कि इसके दरमियान एटम्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। वो जब फ्रीली मूव नहीं कर सकते तो क्या करते हैं कि किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं करते और ये रिजिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बड़ा हार्ड होता है। आप इतना समझ लो कि आप लोग डायमंड्स को जो होता है वो हैमर से ब्रेक नहीं कर सकते, इवन तो हैमर जो होता है वो ब्रेक कर सकता है, जो प्योर डायमंड होता है। इस हद तक जो होता है वो डायमंड को यूज किया जाता है। और डायमंड को, हाई डायमंड को ग्लास की कटिंग के लिए या फिर ड्रिल्स के लिए, ड्रिल मशीन जो होती है उसके लिए यूज किया जाता है। इस हद तक डायमंड जो होता है वो स्टिफ होता है, इतना हार्ड होता है कि डायमंड जो होता है वो खुद नहीं टूटता, बल्कि जो उसके दूसरे सब्सटेंस जिसके साथ हम इसको ट्रीट कर रहे होते हैं वो खराब हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, लेकिन डायमंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग बात करें ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आप लोगों की सराउंडिंग के अंदर एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट करती है आप लोगों की पेंसिल्स के अंदर। जो आप लोग जो इसको लेड पेंसिल जिसको कहा जाता है उसके अंदर ग्रेफाइट जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब ग्रेफाइट को इसलिए यूज क्यों किया जाता है, बेसिकली एक तो ये सॉफ्ट बहुत होता है ग्रेफाइट, उसके अलावा एक ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि जो ग्रेफाइट के अंदर कार्बन की शेप होती है ना वो बहुत यूनिक होती है। वो इस तरह लेयर्स के अंदर अरेंज होता है कि वो स्विफ्टली मूव कर सकता है। उसकी लेयर्स जो होती हैं वो स्लाइड कर सकती हैं, आगे पीछे हो सकती हैं। यही रीजन है, आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर किसी भी चीज का जो मेन प्रिंसिपल होता है वो होता है कितने उसके आयन जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं। हम लोग ने ये पढ़ा था ना आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। सेम इस तरह ग्रेफाइट के अंदर भी यही चीज होती है कि कार्बन के जो आपके पास एटम्स होते हैं वो बहुत फ्रीली मूव कर होते हैं एज कम्पेयर टू डायमंड। यही रीजन है कि ग्रेफाइट जो होता है उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको बैटरीज के अंदर यूज कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो होती है वो हमारे पास ग्रेफाइट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से रिलेटेड वो यूज की जाती है, क्योंकि इसके अंदर लेयर्स की अरेंजमेंट होती है वो बड़ी एक अच्छी जगह से होती है, बड़ी अच्छी एक उसकी इमेज क्रिएट होती है। अब जो दूसरा उन्होंने कॉन्सेप्ट आपकी बुक के ऊपर डिस्कस किया है, जो कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर लिया था, मैं बस थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी, वो था आप लोगों के पास बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स का। बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर आप लोगों के पास NH3 है, HCl है, HF है, उसके अलावा आप लोग NO2 देख लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देख लो, इसके भी डिफरेंट डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। उसके अलावा CO2 देख लो, ये डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने बताया है कि आप लोगों के पास ज्यादातर जो बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट H2O और HF। इसका मैंने आप लोगों को एक बताई थी चीज, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। वो ये था कि जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलेकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी उतना ही कंपाउंड जो होगा वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेगा। यही रीजन है कि H2 और HF जो होता है वो हमारे पास एज द फॉर्म ऑफ वाटर एग्जिस्ट करते हैं, जबकि बाकी जो होती है वो गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उनके दरमियान जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू HF एंड H2O वो वेरी वीक होती हैं। यही रीजन है कि वो उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप लोगों ने देखा था कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट कितना कम था एज कम्पेयर टू वाटर, -3 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ये चीज जो थी वो इसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रही थी कि उनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की या हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो थी वो बहुत लेस थी। यही रीजन है कि आपके पास जो H2O या HF है जो वाटर की फॉर्म में या सॉरी लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि बाकी जो होती है वो सारी की सारी गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अब यहाँ पर उन्होंने एक लास्ट पॉइंट जो आपकी बुक के ऊपर आज के हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो उन्होंने एसिड्स के बारे में बताया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बच्चों आप लोगों के पास वो एसिड्स होते हैं जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज, लाइक 100% आयोनाइज का मतलब होता है कि अपने आयंस के अंदर, जस्ट फॉर एग्जांपल सोडियम या क्लोरीन, अपने आयंस के अंदर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। वो आप लोगों के पास सबसे बेस्ट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जिसके अंदर H2SO4 जिसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, HCl, HF, ये आप लोगों के पास क्या है, सॉरी HF नहीं आता, इसके अंदर HCl हो गया या फिर नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3, ये आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स की सीरीज आती है। ये बहुत बहुत अच्छे एसिड है। क्यों? क्योंकि ये आयनाइज जो होते हैं 100% वाटर के ना जब इनको रिएक्शन किया जाता है। अब आप लोगों को किससे पता चलता है, एक तो आप लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से पता करा सकते हो कि कितने % आयनाइज हो गए हैं कंडक्टिविटी से, और दूसरा आप लोग इसकी pH को मेजर करके आप लोग देख सकते हो कि ये आयंस जो हैं वो कितने % तक जो हैं वो आयनाइज हो चुके हैं, 100% हुए हैं कि नहीं हुए। जैसे फॉर एग्जांपल HCl की बात करें तो बच्चों HCl जो होता है वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। H2SO4 की बात करें तो ये भी बच्चों H2O की प्रेजेंस के अंदर आप लोगों के पास 2 H पॉजिटिव के होते हैं और आप लोगों के पास SO4 2 नेगेटिव, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है
अपने आयंस के अंदर H2SO4 और HCl, तो ये शो करते हैं कि ये आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट है। सेम इस तरह HNO3 जो होता है वो H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव के अंदर तब्दील हो जाता है, तो ये शो करते हैं कि आप लोगों के पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, क्योंकि ये 100% जो होते हैं वो आयनाइज हो रहे होते हैं। तो ये था बेसिकली कॉन्सेप्ट बच्चों किस चीज का, नेचर ऑफ बॉन्डिंग और प्रॉपर्टीज का। तो यही हम लोगों ने देखा है कि किस तरह आप लोगों की बॉन्डिंग जो होती है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती है। जितनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी, कम होती जाएगी तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज होती जाएगी। तो सारी चीजें जो होती हैं वो सिर्फ एक फिनोमेना के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, वो किस चीज के ऊपर, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, वो आप लोगों की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो आप लोगों को इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, उसी के बेस के ऊपर आप लोग बता सकते हो ये किस तरह अरेंज होगा। ये या तो सॉलिड्स की फॉर्म में आएगा, लिक्विड्स की फॉर्म में आएगा, या फिर गैसेस की फॉर्म में आएगा। तो आप लोगों का इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग और प्रॉपर्टीज किस तरह एग्जिस्ट करती है। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह हम आप लोगों की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप लोगों का नया चैप्टर जो होगा वो स्टार्ट होगा, जो कि है स्टिचियोमेट्री। तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, इतनी अच्छे तक के लिए फिर मानिला।